जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको कि आज का हम लोग क्लास 12 की हिंदी का गद्य खंड करेंगे। क्या करेंगे? गद्य खंड करेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोग दो गो क्लास कर चुके हैं। किसका? दो गो क्लास हम लोग गद्य खंड का कर चुके हैं। आज जो कौन क्लास है? आज तीसरा है। पार्ट कितना है? पार्ट तीसरा है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट तीसरा गद्य खंड का करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो कि क्लास 12 का गेस क्वेश्चन है। कौन सा है? गेस क्वेश्चन है, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से लगभग आपको बता दें 90% प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले स्वागत है आपके अपने चैनल SDM आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ से बता दें कि आपको यहाँ से 400 प्लस टारगेट यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कि टारगेट किए हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाएंगे इस साल हम लोग। ठीक है, जो कि आपको SDM आर्ट्स क्लासेस कराएगी। ये सभी प्रश्न आपको क्या करना है? हर हाल में याद करना है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अगर आप लोग 2 क्लास चैप्टर मतलब आपको बता दें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे। वहाँ पे आप लोग हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहाँ पे आप लोग जाके 1 और 2 पार्ट देख लीजिएगा और आज का 3 देख लीजिएगा। यानी आपको बता दें कि तीनों पार्ट, अगर आप लोग तीनों पार्ट को देख लेते हैं तो आपको बता दें कि गद्य खंड में से एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। सारी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग पार्ट तीनों भी देख लेते हैं तो सारी ऑब्जेक्टिव आपका गद्य खंड का समाप्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना सारे टाइम गवाएं हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि दोस्तों हम लोग के पास समय बहुत कम है। आप लोग पढ़ाई बिल्कुल तन मन से करते थे। पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पूछ रहा है पहला प्रश्न कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट देते चलिए। ठीक है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है उसने कहा था, ऑप्शन बी में है परगित और समाज, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? रोज। तो आप ये ऑप्शन डी में दिया है जूठन। तो दोस्तों आपको बताना कि आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो और जूठन है। कौन सा है? वो जूठन रचना है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ओम प्रकाश पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। उनको बताना है कि सन 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपके समक्ष ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, या फिर जयश्री सम्मान, या फिर कथाक्रम सम्मान। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो 1993 में पुरस्कार मिला था वो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है कि हेडमास्टर कलीराम ने मैदान में झाड़ू लगाने के लिए किससे कहा है? हेडमास्टर कलीराम ने जो था वो मैदान में झाड़ू लगाने के लिए किससे कहा है? कि ओम भारत से कहा है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी से, या फिर इनमें से किसी को नहीं कहा था। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो हेडमास्टर जो था कलीराम ने उसी को वही बोला था, मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। कौन कहा था? किसको कहा था हेडमास्टर? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या कहता है? हेडमास्टर मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला था। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके समक्ष स्क्रीन पे है कि पूछ रहा है कि कौन सा मास्टर है वह जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? कौन सा ऐसा जो मास्टर है पूछ रहा है कि जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है, यह किसका कथन है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि लेखक के पिताजी बोलते हैं, या लेखक के माँ, या फिर लेखक के भाई, या लेखक के चाचा जी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि मास्टर जी को कौन बोल रहा है कि कौन मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है, किसका कथन दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कौन किया था, तो उसके पिताजी यानी लेखक के पिताजी बोले थे कि कौन वो मास्टर है जो मेरे बेटे से फील्ड में मतलब बोले तो मैदान में झाड़ू लगवा रहा है। यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पूछ रहा है 5 नंबर प्रश्न कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम। और बता रहा है आपको कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या। अभी तक हम लोग मास्टर हेडमास्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन आपको बताना कि स्कूल के हेडमास्टर जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए में क्या है कि बलिराम था, कलीराम था, या फिर दीनूराम था, या फिर धनुराम था। तो दोस्तों आपको बताना कि स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका नाम क्या था। तो जैसे साथियों आप सभी को पता ही होगा कि उनके स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था क्या था? कलीराम था। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे आएगी।
पूछ रहा है कि जूठन क्या है। जूठन आपको बताना है कि क्या है, इसकी क्या विद्या है। ठीक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर आत्मकथा है। तो आपको बताना है कि जूठन की विद्या जो है वो क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है, उसकी शीर्षक क्या है, आत्मकथा है, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, सभी दोस्तों सभी प्रश्नों को हम लोग ध्यान में करते चलेंगे, याद करते चलेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दलित साहित्य, पूछ रहा है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि यहाँ की दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद्र है, सुदर्शन है या फिर जगजीवन राम है या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता ही होगा कि दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार जो है कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे हम लोगों को प्रश्न काफी करना है, काफी मजा आएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग को काफी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में जो परिवेश सम्मान मिला था वो किसे प्राप्त हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को, बालकृष्ण भट्ट को, मोहन राकेश को या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि 1995 में जो परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था वो किन्हें हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। किन्हें हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1995 ईस्वी में क्या हुआ था, परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि पूछ रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। काफी आसान क्वेश्चन है, जैसे कि बताना है आपको कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। मलय जी है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है, फिर अजय जी है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, कमेंट करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तब मलय जी है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को हम करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मलय का पूरा नाम बताना आपको कि क्या था। मलय जी का पूरा नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, मलय जी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आप लोगों को अब बताना है कि मलय जी का पूरा नाम क्या था। रमेश श्रीवास्तव था, भारत श्रीवास्तव था या फिर सुधाकर श्रीवास्तव था या रामेश्वर श्रीवास्तव था। दोस्तों आपको बताना कि आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहा है, रमेश श्रीवास्तव, भरत श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव या फिर परमेश्वर श्रीवास्तव। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि मलय जी का नाम क्या था पूरा नाम, तो उनका भरत श्रीवास्तव था। क्या था, भरत श्रीवास्तव, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 का। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा है कि पूछ रहा है क्या कि मलयज के अनुसार, आपको बताना कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। किस कर्म के अनुसार, मलयज की किस कर्म के अनुसार मानवीयता आपकी अधूरी है। कौन, रचनात्मक कर्म, आत्मकर्म या फिर श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं। आपकी समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता आपकी अधूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बता दें कि आत्मकर्म यानी क्या बोला, सॉरी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रचनात्मक कर्म हो जाएगा, रचनात्मक कर्म होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि पूछ रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। आपको बतानी है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, घर के भीतर हो सकती है या फिर अंधेरे में हो सकती है या पलायन में हो सकती है या फिर चुनौतियों की झेलने से हो सकती है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहा है, आपको बताना कि अपने अनुसार कि सुरक्षा जो है कहाँ हो सकती है। ठीक है, चलिए पाठ के अनुसार बताइए कि आपको कि सुरक्षा हमको कहाँ मिल सकती है, कहाँ अच्छे से सुरक्षा हमें मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि दोस्तों बता दें कि घर के भीतर नहीं हो सकती है, घर के भीतर भी नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हमको सुरक्षा मिल सकती है, पलायन में भी नहीं मिल सकती है, लेकिन हाँ चुनौतियों को झेलने से हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिल सकती है। अगर हम लोग को सामने चुनौती आए तो हम उसे झेलेंगे तब ना हमको सुरक्षा मिलेगी। अगर घर में छिपे रहेंगे भीतर तो कब तक छिपे रहेंगे, अंधेरे में छिपे रहेंगे तो कब तक छिपे रहेंगे, भाग जाएंगे छोड़ के तो क्या होगा, उसके समाधान का समस्या का समाधान होगा, नहीं होगा। हमको क्या करना है, चुनौतियों को झेलना पड़ता है, तब क्या होता है, उस समस्या का समाधान होता है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मुझे आशा की समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या पूछ रहा है आपके समक्ष 13 नंबर की सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। आपको बताना कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो थी वो कितनी आयु थी, जो लड़की सेब बेच रही थी उसकी आयु कितनी थी, 7-8 साल थी, 10-12 साल थी, 15-16 साल थी या फिर 21-22 साल थी। दोस्तों जैसे कि हम बता दें कि आपको काफी आसान क्वेश्चन है, जो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र कितनी थी, 7-8 साल थी। कितनी थी, 7-8 साल थी। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस छोटे प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न देखिए, मत समझिए कि प्रश्न पूछने लायक नहीं है, लेकिन ऐसा हाल है छोटे छोटे प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि
जख्म पर धूल पूछ रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना। आपको बता रहा है कि जख्म पर धूल की शीर्षक कविता किसकी रचना है। नामवर सिंह की है, भगत सिंह की है, उदय प्रकाश की है, फिर मलय जी की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता है वो रचना जो है किसकी है, तो हमारा ऑप्शन डी मलय जी की है। किनकी है, मलय जी की रचना है जख्म पर धूल, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है बताना है आपको दोस्तों। तो आपको बता रहा है, आपके ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, मलय, भगत सिंह, नामवर सिंह या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है, वो किस पंक्ति का है, तो मलय जी का लिखा हुआ है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो मलय जी का द्वारा लिखा गया है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके समक्ष पूछ रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से संबंधित है। आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से संबंधित है, पत्र विद्या में या फिर डायरी विद्या में या फिर कथा विद्या में या फिर जीवनी विद्या में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डायरी विद्या से संबंधित है। कौन सी विद्या से संबंधित है, ये हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विद्या से, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी समक्ष आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसे वह जीता है और भोगता है। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छी लाइन है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसे वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में है मलय जी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मलय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मलय, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रेमचंद्र। तो आपको दोस्तों बताना है, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमको बता दें कि आपको मलय जी क्या हो जाएगा, मलय जी यानी ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काफी आसान क्वेश्चन है, पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ आपको बता रहे हैं किसके लिए काटे जा रहे हैं। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसको अच्छे से याद होगा। पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं, बेचने के लिए, फिर ईंधन के लिए, फिर घर बनाने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पेड़ क्यों काटे जा रहे थे, तो ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। क्यों काटे जा रहे थे, ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि तिरिच पूछ रहा है तिरिच कहानी की कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि तिरिच कहानी की जो है कहानीकार कौन है। उदय प्रकाश है, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्र शर्मा गुलेरिया, फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञा जी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। कहानी के शीर्षक और विद्या उसे अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि एक आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से प्रश्न निकलने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि कहानी के पाठ के लेखक और राइटर का नाम, अगर लेखक और शीर्षक का नाम नहीं याद होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करेंगे, वहाँ आप हिंदी के जितने भी राइटर और चैप्टर के नाम है बिल्कुल ट्रिक्स द्वारा याद कराया गया है, जो कि आपको एक ही वीडियो में वो ट्रिक द्वारा आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और उस हिंदी के चैप्टर और राइटर के नाम के ट्रिक को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 19 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। तिरिच कहानी की रचनाकार किसने द्वारा है, तो उदय प्रकाश द्वारा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। आपको बताना कि तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी है उनकी उम्र कितनी थी, 56 साल, 52 साल, 55 साल या फिर 57 साल। तो जैसे दोस्तों बता दें कि तिरिच शीर्षक पाठ के जो लेखक थे उनकी पिताजी की उम्र कितनी थी, तो 55 साल थी। कितनी थी, 55 साल थी। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 55 साल थी, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या पूछ रहा है, तिरिच किस प्रकार की रचना। आपको बताना है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया आधुनिक त्रासदी का, सुखांत की, या फिर हंसी लाने वाली, या फिर आधुनिक कॉमेडी की। तो आपको बताना है कि तिरिच जो है वो किस प्रकार की रचना। ठीक है दोस्तों, आपके समझ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों को बता दें आपको तिरिच जो है हमारी आधुनिक त्रासदी की रचना। कौन सी रचना, आधुनिक त्रासदी की रचना, यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर पूछ रहा है आपसे कि तिरिच क्या होता है। तिरिच आपको बताना है क्या, तिरिच के बारे में हम लोग बहुत सारे प्रश्न कर लिए, 4-5 कर लिए लगभग। आपको बताना है कि यहाँ पे कि तिरिच पढ़ रहे हैं, लेकिन तिरिच होता क्या है। ठीक है, जंगली सांप होता है, या फिर दरियाई घोड़ा होता है, या फिर भेड़िया होता है, या फिर विशाखपुर जहरीला लीडार, मतलब विशाखापुर पर का मतलब होता है जहरीला लीडार। तो दोस्तों आपको बताया कि तिरिच जो है वो विशाखा पर क्या है, विशाखा पर यानी जहरीला लिजार्ड है, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या पूछ रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952, या फिर 20 फरवरी 1948, 18 जून 1944, या फिर 12 अगस्त 1944। तो दोस्तों आपको बता दें उदय प्रकाश जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि
कहानीकार तिरिस की लाश को जंगल में जलाने के लिए जंगल किसके साथ गया था? आपको बताना कि कहानीकार जो तिरिस के लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? सानू के साथ, भानु के, या फिर थानू, या फिर मानू। दोस्तों आपको बता दें जो जंगल में जलाने के लिए किसके साथ गया था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थानू के साथ, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि अरे बाप रे उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरे बाप रे उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास है, फिर कहानी संग्रह, या फिर कविता संग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको बता दें कि काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है कहानी संग्रह, यानी अरे बाप रे उदय जो प्रकाश की कैसी कृति है, तो कहानी संग्रह से कृति, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 ज्यादा गुना जहर होता है? लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? किसने बताया? थानू ने बताया, या फिर पंडित राम अवतार ने बताया था, या फिर नंदलाल ने, या फिर राम किशोर ने बताया था? दोस्तों आपको बता दें कि जो थानू था उसी ने बताया था। किसने? थानू ने, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? काफी आसान क्वेश्चन है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी जी, वीरेंद्र भावे, या फिर जगदीश चंद्र बासु, या फिर जे कृष्णमूर्ति? तो दोस्तों बता दें आपको कि शिक्षा पाठ के जो रचयिता है कौन है, तो हमारे जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे कृष्णमूर्ति, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 आपके स्क्रीन पे है, पूछ रहा है कि आपको बताना कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम आपको बताना है कि क्या है। जद कृष्णमूर्ति था, या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति था, या फिर जिद कृष्णमूर्ति था, या फिर सज्जवाद कृष्णमूर्ति था? तो दोस्तों आपको बता दें कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो था कौन था, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति था, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि जहां भय है, आपको बताना कि जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती किस पठित पाठ से की यह उक्ति है? किस पठित पाठ की ये उक्ति है? ऑप्शन ए में दिया है अर्धनारीश्वर, असाधानीरा, या सिपाही कीमिया, या फिर शिक्षक। आपको बताना है आपके 29 नंबर के ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें जो हमारा शिक्षा दिया हुआ, क्या दिया हुआ शिक्षा जो है वही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है कि सीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? सीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राज्य शिक्षक थे, ऑप्शन बी में दिया हुआ देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। आपको बताना कि लीडबेटर जो थे, लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? उनकी नज़र में जो है जे कृष्णमूर्ति आखिर थे ही क्या थे? तो आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। किनके? लीडबेटर की नज़र में कौन थे? तो जे श्री कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर हो गया। 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार आपको बताना कि कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कई ज़्यादा कठिन क्या है? आपको बताना है कि जीवन की उन्नति करना है, या फिर जीवन की खुशीपूर्वक व्यतीत करना है, या फिर जीवन को समझना, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें आपको दोस्तों कि लेखक के अनुसार जो बताया गया कि अगर आप लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर है आपको जीवन को समझना। क्या है? कई ज़्यादा बेहतर है आपको परीक्षा में एग्जाम में उत्तीर्ण होने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको अपने जीवन को समझिए, यानी ऑप्शन हमारे डी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 आपके सीरीज पे पूछ रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके समझ संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? कौन नष्ट कर देता है? काफी लंबा प्रश्न है लेकिन काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हो, उत्साह, नाराजगी, या फिर खुशी, या फिर भय। 32 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आपके समक्ष पूछ रहा कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? अब्दुल कलाम की आज़ाद की, या फिर पताबी सीतारामैया की है, या फिर जे कृष्णमूर्ति की, या फिर जावेद हुसैन की है? दोस्तों आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो किसकी कृति है, द फ्रेंड एंड लास्ट फ्रीडम जो है वो किसकी कृति है, तो जे कृष्णमूर्ति की है। किसकी कृति है, तो जे कृष्णमूर्ति की है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। आपको बता रही है दोस्तों कि मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका वो क्या होता है। तो विद्वतापूर्वक बात करना है, या फिर तर्कपूर्ण या फिर तर्कपूर्ण बात करना, या फिर धीरे से बात करना, या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। काफी आसान प्रश्न है, आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने आप से बात करना, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था कि अभी ना जानो कितने मील दूर इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी ने कहा था, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप सभी को बता दें कि किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि न जाने अभी कितने मील दूर इस देश की जनता को जाना है, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 36 आपके स्क्रीन में पूछ रहा है। आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। इस सभी प्रश्नों को हम लोग तेजी में करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बताना है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बिट्टू था, किट्टू था, बाउल था, या फिर मुनु था। काफी आसान प्रश्न है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या था, बाउल था उनका नाम। ठीक है, बचपन का नाम जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा, रोज कहानी के अतिथि बनकर कौन आया है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया है। मालती के चाचा, मालती की माँ, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई, या फिर मालती के पिताजी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई आया था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 38 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मालती किस कहानी की पात्र है। मालती बताना आपको किस कहानी की पात्र है, सिपाही की माँ, रोज, तिरस, या फिर गौरा की। आपको बताना कि मालती जो है किस कहानी के पात्र है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि रोज कहानी के पात्र है कौन, किस कहानी के पात्र है, रोज कहानी के पात्र है कौन, तो मालती, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या था, व्यापारी था, नौकरी पेशा था, या फिर स्वाधीनता सेनानी था, फिर वैज्ञानिक था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि स्वाधीनता सेना था। क्या था, स्वाधीनता सेना था। संपूर्ण की जो क्रांति जो है भगत सिंह के जो पूरे परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इनमें से कौन भगत सिंह के मित्र है। इनमें से कौन भगत सिंह के मित्र थे, राजगुरु, सुखदेव, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कौन इनमें जो है कि भगत सिंह के क्या थे, तो मित्र थे। जैसे तो आपको बता दें कि भगत सिंह के जो मित्र थे वो कौन थे, तो राजगुरु भी थे, सुखदेव भी थे, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों थे उनके मित्र। किन के मित्र थे, तो भगत सिंह के मित्र कौन कौन थे, ये दोनों थे। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, भगत सिंह की, मोहना की, नामवर सिंह, या फिर जी कृष्णमूर्ति। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब की भाषा लिपि की समस्या के किस लेखक द्वारा रचना है, तो किस लेखक द्वारा रचना है, तो ये भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा है, यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तीन कटिया प्रथा का संबंध किससे। आपको बताना कि तीन कटिया प्रथा का संबंध किससे, एक से है, या तंबाकू से, मसाला से, फिर नील से। तो आपको बताना कि तीन कटिया का प्रतिबंध किससे है। तो दोस्तों आपको बता दें काफी आसान प्रश्न है कि नील से था। किससे था, नील से था, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 43 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। बिस्नी की आपको बताना है कि पड़ोसन कौन है, आभा है, बिमला है, कुंती है, फिर माधुरी है। तो दोस्तों आपको बता दें निम्नलिखित में जो बिस्नी की पड़ोसन थी वो कौन थी, तो कुंती थी, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 43 तक हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 44, चलिए प्रश्न संख्या 44 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44 क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि तिरिच को ऐसी कहानी माना जाता है। आपको बताना कि तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, आदर्शवादी कहानी, या फिर आदर्श नो मुख कहानी, या फिर जादुई यथार्थ की कहानी, या फिर बिंबात्मक कहानी। तो दोस्तों आपको बता दें तिरिच को कैसी कहानी मानी जाती है, तो कैसी कहानी मानी जाती है, तो जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है। कौन सी कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। 45 नंबर प्रश्न है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसने तीन 100 के 3 नोट दिए थे। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। राम अवतार ने, डॉक्टर पंत, केसीर अग्निहोत्री ने, फिर सरदार सतनाम सिंह ने दिया था। तो ठीक है, आपको बताना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसने जो है 300 के 3 नोट दिए थे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर पंत, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे,
पूछ रहा है कि इनमें से कौन मलयज की रचना नहीं है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी मलयज की रचना नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से कौन जो है मलयज की रचना नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि न आने वाला कल उन्हीं के द्वारा रचना, किनके द्वारा, मलयज द्वारा रचना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। सदियों का संताप भी मलयज द्वारा है, बकलम भी मलयज द्वारा, लेकिन हमारा ऑप्शन डी है, यानी तीनों जो है वो मलयज द्वारा है रचना किया हुआ है। ये तीनों जो मलयज द्वारा रचना किया गया है, तीनों मलयज द्वारा रचना किया गया है। लेकिन ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों मलयज द्वारा रचना है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उदय प्रकाश को सपने में क्या करने की आदत थी। उदय प्रकाश को आपको बताना कि सपने में क्या करने की आदत थी, चलने की आदत थी, रोने की, या फिर हंसने की, या फिर बोलने और चीखने की आदत थी। दोस्तों आपको बता दें काफी आसान प्रश्न है कि उदय प्रकाश को सपने में क्या करने की आदत थी, तो उनको क्या करने की आदत थी, बोलने और चीखने की आदत थी, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 पूछ रहा है 48 की जूठन किस चेतना की रचना है। जूठन किस चेतना की रचना, सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना की, या फिर धार्मिक चेतना की, या फिर दलित चेतना की। तो आपको बता दें जूठन किस चेतना की रचना है, तो किस चेतन की रचना है, तो राजनीतिक चेतन की रचना है, राजनीतिक चेतन की रचना है, यानी हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप लोग तीनों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तीनों पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं आपका सारा गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तिरिक का पर्याय क्या है। तिरिक का पर्याय क्या है, प्रगति, प्रगीत है, कथा है, जीवनी है, कल्पना है। आपके समझ 4 ऑप्शन दिख रहा है कि तिरिक का आपका बताना कि पर्याय क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तिरिक का पर्याय क्या है, तो प्रगीत है, यानी हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, प्रगीत है, यानी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या पूछ रहा है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर जाकर क्या मांगती है। ईसाई जो लड़कियां हैं वो बिस्नी के घर जाकर क्या मांगती है, पूछ रहा है, ठीक है। रुपया मांगती है, चावल दाल मांगती है, या फिर कपड़े मांगती है, या फिर इनमें से कोई नहीं मांगती है। तो दोस्तों आपको बता दें जो ईसाई धर्म की जो लड़कियां थी वो बिस्नी घर क्या जाकर मांगती है, तो चावल और दाल मांगती है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आज इतना ही प्रश्न बनते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे किसी अगले सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन आप लोगों के पास आपको एक बात और बता दें कि आप सभी के पास अब समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तनमन से पढ़ाई कीजिए। जितने भी आपको पढ़ाया गया है उस सभी को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के पास अब समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बोला गया है कि समय और मेहनत का जो सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए अभी आप लोगों के पास समय रहते हुए आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। अगर आप लोग ये समय चला गया तो आप लोग नहीं कुछ कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने मेहनत के बदौलत कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना भी आपको समय मिलता है, थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है, आप लोग समय निकाल के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास अब समय बिल्कुल नहीं है। जितना भी समय आपको मिलता है उससे चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर क्या करें, अपनी पढ़ाई को पूरी करें, क्योंकि दोस्तों क्योंकि अपने रास्ते खुद चुनिए। क्योंकि 2 लाइनें यहाँ पे कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको अपने से बेहतर और कोई नहीं जानता, ठीक है दोस्तों। इसलिए बोला गया कि आप लोग अच्छे से तन मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास अब बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। इतने ही दिन में हम लोग को पढ़ के 40 से 45 दिन लगभग बचा हुआ है, इतने पढ़ के हम लोगों को लगभग 400 प्लस नंबर ला रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अपने तन मन से पढ़ाई करते रहिए, बाकी सब अगले क्लास में देखा जाएगा। तब तक